प्लॉट के हिसाब से ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। बोर्ड पे अगर ध्यान से देखेंगे तो असम, बंगाल एंड उड़ीसा लिखा हुआ है। अभी मैंने पिछले कुछ सालों में ईस्टर्न इंडिया को लेकर या कैसे भी कभी भी क्वेश्चंस एग्जाम वगैरह में नहीं देखे, बट हम दो रीजन से इसको पढ़ रहे हैं। पहला, ओल्ड एनसीईआरटी में ये वाला चैप्टर गिवन है, तो इस वजह से पढ़ रहे हैं कि भाई थोड़ा टाइम अलॉट कर देते तो कंटिन्यूटी में कहीं ब्रेक नहीं आएगा। दूसरा, इनके एक दो कैरेक्टर्स हैं जो मुझे आगे चाहिए तो हमारा काम बन जाएगा। अभी चैप्टर इस चीज से ही स्टार्ट करता है और मेरे को जनरली क्वेश्चन भी पूछना है, जैसे सिविलाइज्ड इज बेसिकली जब सिविल सभ्य हो जाते हैं हम, तो कौन कौन से रीजंस है जिससे हम सभ्य होने लगते हैं। सुप्रीम अथॉरिटी से जरूरी नहीं है सभ्य हो, बिकॉज ट्राइबल्स इन जनरल कैन ऑल्सो हैव अ कबीला का सरदार। रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट कम्स फ्रॉम द आर्ट ऑफ राइटिंग, दैट्स फर्स्ट। कि जब आर्ट ऑफ राइटिंग होने लगता है तो लेगेसी बन के तैयार होने लगती है। जब जबान वाले रूल्स रेगुलेशन होते हैं, मैंने बोल दिया था ना, जैसे तो उसने भी बोल दिया था, तो इसीलिए द आर्ट ऑफ राइटिंग। देन द सेकेंड इज, जैसे उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ लॉ सिस्टम, कि कोई कानूनी तौर तरीका है ना जिससे हम चल रहे हैं। तब लोग बोलते हैं कि हाँ तू मेरे सीट पे नहीं बैठेगा, मैं तेरी एक्टिवा लेके नहीं चला जाऊंगा, क्योंकि मालूम है कि किसी प्रकार का कानून एग्जिस्ट करेगा तभी कोई ना कोई सिविलाइज्ड तरीके का सोसाइटी बन के तैयार होगा। उसके अलावा कम्युनिकेशन, टैक्स, आपस में बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, टैक्सेशन का पे करना, गवर्नमेंट पे बिलीफ रखना या ओवरऑल किसी सिस्टम के हेड पर बिलीफ रखना, ये 5-7 कारण है जिसकी वजह से किसी जगह को सिविलाइज्ड माना जाता है और किसी जगह को आज इन 21st सेंचुरी लेस सिविलाइज्ड मानते हैं। कि अगर अपने में से कोई भी कभी सोमालिया चला गया, वहां जाने के बाद हमको लगे ये क्या जंगल राज जैसा सिस्टम है, तो वो अभी लेस सिविलाइज्ड है, क्योंकि आर्ट ऑफ राइटिंग तो है सर, लीडर भी दिख रहा है, पर कम्युनिकेशन ही नहीं है। एक आदमी से पूछा भाई साहब यहां का रास्ता किधर है, तो बोला खुद ढूंढ। बोले व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस। एक से पूछा कि रास्ता किधर है, बोलता निकाल। लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। तो इसीलिए सारी चीजें एक साथ मर्ज होकर तैयार होती है, तब अपने बात करते हैं कि कोई भी जगह सिविलाइज्ड है। तो ये बात क्यों कर रहे हो? ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे को हर एक जो तीनों स्टेट्स यहां लिखे हैं, वो तीनों स्टेट्स का ना एक टाइमलाइन को लेकर बात करना है जो किताब करता है। जैसे लेट्स टॉक अबाउट ओडिशा फर्स्ट, बिकॉज दैट्स व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। जैसे ओडिशा को लेकर मैं आपसे पूछता हूं, होल्ड, फर्स्ट टाइम ओडिशा की चर्चा कब हुई होगी? फर्स्ट टाइम ओडिशा मेन स्ट्रीम में कब आया होगा? कलिंग वॉर, अशोक मौर्य, ठीक। तो मैं यहां एक टाइमलाइन बनाता हूं और ऐसे ही यहां पर 250 बीसी लिखता हूं, है ना। ये वाला पूरा टाइमलाइन उड़ीसा का, सही है। तो उड़ीसा के टाइम पीरियड में 250 बीसी में उड़ीसा मेन स्ट्रीम में आया और यहां लिखता हूं अशोक, बराबर। अच्छा, इस वक्त इनका ग्रोथ होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये मौर्यन एम्पायर में आ गए, तो इनका ग्रोथ होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस इंटेंशन से आए थे वो तो अच्छा था, पर उसके बाद ही तो सब बदल गया। तो उड़ीसा को इतना ग्रोथ करने का मौका तो मिला ही नहीं, और गांव के हिसाब से कैसा था? हम मौर्याज में, पर अशोक उतना कर नहीं रहा था। तो करते करते जब यहां से अपने स्टोरी को आगे ले जाकर मान ले 0 तक लेकर आते हैं, तो 0 तक इनके टाइम पीरियड में तो कुछ खास देखने मिलता ही नहीं है। फर्स्ट सेंचुरी एडी लेते हैं जब सेंट्रल एशियंस इंडिया आते हैं, सही है। अब सेंट्रल एशियंस इधर से इंडिया आ रहे हैं, इनमें से कोई उड़ीसा आएगा? मेरे हिसाब से नहीं आएगा। बट फर्स्ट सेंचुरी एडी के बाद एक ही कारण है जिसकी वजह से उड़ीसा का नंबर लग जाएगा। जैसे
सॉरी फर्स्ट सेंचुरी एडी में एक ही कारण है जिसकी वजह से उड़ीसा का नंबर लग जाएगा कि ऐसा है ना, तो जब ट्रेड चालू होगा तो रोमन यहां से आएंगे, तो इसको भी फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा, तो थोड़ा सा जहाज जो है वो ऊपर भी जाने लगेगा। तो उड़ीसा ने तो अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि रोमन ट्रेड हमारे साथ कहां से आए भैया आप, तो बोलेगा कि अरे वो उधर वैसे आए, फिर ऐसे पूरा घूमे, फिर हम तुम तक आए। तो तब उड़ीसा ने पहली बार ग्रोथ देखा। किताब ये मेंशन करता है और अपने लोग लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि उड़ीसा का भी ये वाला पार्ट ग्रो करेगा ना, द कोस्टल एरिया। हम लोग जब बोलते तो क्या बोलते, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा विल नॉट ग्रो। अगर आप उड़ीसा के राजा होते, मैं उड़ीसा का राजा होता, तो हम अपना बेस इस टाइम पीरियड में कहां शिफ्ट करते, कोस्टल एरिया में। तो इसीलिए 0 से लेकर करीब करीब सेकेंड या थर्ड सेंचुरी एडी तक उड़ीसा का जो ग्रोथ है वो ट्रेड की वजह से आया। अच्छा किया उड़ीसा ने अपनी जिंदगी में, कोई तरीके की दिक्कत नहीं। थर्ड सेंचुरी एडी के बाद से फोर्थ सेंचुरी एडी तक उड़ीसा का टाइम पीरियड उतना अच्छा नहीं चला। क्यों? ध्यान से समझो कि पूरा ट्रेड का जो रूट है वही इस साइड शिफ्ट हो गया है, सब इधर से हो रहा है, सब उस कोस्ट पे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, वैसे ये उसके एकदम पीछे पड़ता है उस साइड। तो बोले मेरा भी सामान ले जाओ, ये तुम्हारे पास कोई अच्छा राजा नहीं है, तुम्हारी कनेक्टिविटी में उतना हो नहीं रहा है, अब सारा माल सामान इधर से पहुंचाना है भाई, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उड़ीसा का जो सबसे सही नंबर लगा ना वो फोर्थ सेंचुरी के बाद लगा, जब समुद्रगुप्ता ने पैचेस में डील करना शुरू किया। याद आ रहा है कि वो बंदा जो था तो पीछे की तरफ मुड़ेगा, तो पीछे की तरफ मुड़ेगा तो वो असम वाला एरिया लेगा, नेपाल बंगाल वाला एरिया लेगा, तो वो उड़ीसा वाला एरिया भी ले लेगा। क्यों? हमारी बात हुई थी कि वो एक ही तो बात बोल रहा था कि उधर उधर का कोस्ट क्या ले रहे, ये पीछे वाला कोस्ट है, इसको लो। तो अगर पीछे वाले कोस्टल एरिया को लेना है तो बंगाल और उड़ीसा को लेना क्या नुकसान है, तो वाला एरिया वो आराम से ले लेगा। उड़ीसा का जो टाइम पीरियड था वो फोर्थ सेंचुरी से लेकर फिफ्थ सेंचुरी एडी तक समुद्रगुप्ता के वक्त बहुत ही अच्छा चला। और सिक्स सेंचुरी फिर क्या है, उसके बाद का जो उड़ीसा है ना वो काफी गुप्ता गुप्ता उड़ीसा है। मतलब सर आज भी आप अगर उड़ीसा जाते हैं, या किताब एक्चुअली इस चीज के बारे में बात करता है। अगर एग्जाम्पल लेता हूं, मैं समुद्रगुप्ता हूं, मेरे पास उड़ीसा था, तो जब मैं उड़ीसा से चला जाऊंगा या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, अच्छे से अप्लाई करके बताना उड़ीसा में क्या होगा। हाँ टेम्पल्स तो आज है, हाँ उड़ीसा में फॉल होगा तो उड़ीसा कैसा दिखेगा पता है, छोटे 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 छोटे। क्यों? लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स और ये वो के चक्कर में छोटे छोटे फ्यूडल गवर्नर्स, लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स, ये वाले छोटे छोटे सर्कल उड़ीसा के बन के तैयार हो जाएंगे। गाइस फिफ्थ सेंचुरी ऑनवर्ड्स, नोट्स में भी देखते हैं, फिफ्थ सेंचुरी ऑनवर्ड्स इतने स्टेट्स बन के तैयार हो गए थे उड़ीसा में, जिसमें मेनली 4 राज्यों को लेकर बात है जो उड़ीसा के छोटे बड़े बन के तैयार हो गए थे। द मथाराज, द वशिष्ठ, द नालाज, द मानाज, ये छोटे छोटे। तो अगर मेरे को इसको डिवाइड करना है आफ्टर फिफ्थ सेंचुरी तो मैं ऐसे करके कर रहा हूं, ये 3-4 छोटे बड़े राज्य तैयार हो गए थे। मैंने ऐसे ही किसी वशिष्ठ या नालाज या मानाज वाले राजा को पूछा, और कैसा है, व्हाट्स योर प्लान ऑफ पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, योर सोशल एस्पेक्ट, योर दिस दैट, क्या जवाब देगा एक लाइन में? क्या जवाब देगा एक लाइन में? जैसा गुप्ता का था। बोले सर उसी के वंशज के, तो हमारा तो कैसा होगा, हमारा तो गुप्ता जैसा ही होगा ना, क्योंकि वासल सिस्टम दे लो, गवर्नरशिप सत्रप सिस्टम ले लो, ब्राह्मणिकल लैंड ग्रांट्स ले लो, हमने अपनी जिंदगी में गुप्ता ही देखा है सर। तो हमने इससे पूछा बताओ कहां जाना पसंद करोगे, तो बोलता है प्रयाग में डुबकी के लिए जल्दी जाइए, हमारे समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्त टू वहीं बैठा करते थे, हमारे तो वही माए बाप है। तो इसीलिए इनका जो रास्ता है ना जिंदगी में निकल के, वो प्रयाग तक जाएगा। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गुप्ता का होगा, इनका कॉइन सिस्टम, इनका टैक्सेशन सिस्टम से लेकर सब कुछ गुप्ता का ही होगा। बल्कि किताब ये मेंशन करता है कि इसके बाद ये जो 3-4
टॉप वंशज थे ये लोग, कहीं पर भी छोटा बहुत लड़ते जीतते थे, ये वो, तो वो पाप वाप ये सब का सिस्टम चालू हो गया था। तो उनका ये मानना था कि प्रयागराज जाके डुबकी मारने का विक्टोरियस डिप वो वाला होना चाहिए, तो ही हम जीते हुए कहलाते हैं। हमको एग्जाम में ये सब पूछा कभी नहीं जाता है, बट स्टोरी की कंटिन्यूटी में हमको पता होना चाहिए कि 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी एडी में उड़ीसा की क्या स्थिति थी। 4-5 फीचर्स को लेकर मेंशन है। अब तो समझ भी आ रहा होगा, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन डेवलप होगा, मिलिट्री का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, गोल्ड कॉइन्स का सिस्टम डेवलप होगा। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देंगे क्या? देंगे ही ना, क्यों नहीं देंगे? देंगे। किंग जो है वो वैदिक सैक्रिफाइसेस करेगा क्या? स्पिरिचुअलिटी के लिए, पावर के लिए, प्रेस्टीज के लिए करेगा ही। इन ये भी अपना नाम हो सकता है आगे जाके मगधीराज परमेश्वर रखने लग जाए, बिकॉज गुप्ता कॉपी होगा। सेम टाइम पीरियड में कैलेंडर सिस्टम, संस्कृत का इस्तेमाल होना, विक्टोरियस किंग्स प्रयाग जाकर होली डिप लेना, आराम से ऐसा ही होने वाला है, उसके अलावा कोई स्कोप नहीं। हमको इसके बाद पढ़ना नहीं है, तो ये अच्छा पार्ट है। जैसे आफ्टर उड़ीसा आई एम मूविंग टू बंगाल, है ना। बंगाल का भी ऐसा ही टाइमलाइन बना रहा हूं, थोड़ा पुरानी स्टोरी से कनेक्ट करने की कोशिश करना, थोड़ा नया देखने की कोशिश करते हैं। आपको या मुझे, हम में से किसी को भी बंगाल दे दे तो हम कौन सा बंगाल लेंगे? कौन सा बंगाल लेंगे? कोस्टल? इसके अलावा कोई ऑप्शन? है ना, जो सिक्किम से दार्जिलिंग या नॉर्थ वाला पार्ट आता है वो एक बंगाल ले सकते, बीच वाले बंगाल को कोई नहीं लेगा, बराबर है। तो अब ऐसे ही करके एक टाइमलाइन लिखता हूं, और ये रहा बंगाल। बताओ, इतने दिन से पढ़ते पढ़ते पहली बार बंगाल की चर्चा कब? पहली बार बंगाल की चर्चा कब? बंगाल पूरी जिंदगी में अब क्या देखता रहता होगा हर बार बैठा बैठा? कि सपोज मैं ऐसे करके बंगाल में बैठा हूं, मैं पूरी जिंदगी, मतलब जब से मेरा जीवन शुरू हुआ है, मैं क्या देखता रहता हूं? पाटलिपुत्र को। क्यों? क्योंकि इसी बंगाल से यही पाटलिपुत्र है, यही बिहार है, थोड़ा सा आगे गए तो बंगाल आ जाएगा। ये पूरे टाइम पाटलिपुत्र ही देखते रहते। सही, हमारा नंबर कब आएगा? तो हमने इनको कहा, सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक से लेकर जितने हैं सब अभी इसी साइड देखेंगे बेटा। तुम्हारा नंबर लगेगा 4th सेंचुरी एडी में, जब समुद्रगुप्त आएगा। तो सर तब तक हम क्या करें? तुम्हारे कबीले के सरदारों को बोलो कभी कभी पाटलिपुत्र जाकर वो वाला सिस्टम देखे और अपने में थोड़ा अप्लाई करे, बनाओ तुम भी सल्तनत अच्छी कुछ बड़ी। तो हमने ना विदाउट एनी राजा इन्फ्लुएंस बंगाल में, बीइंग इन प्रॉक्सिमिटी टू पाटलिपुत्र, हमने बंगाल का ग्रोथ थोड़ा थोड़ा देखा। तो इसीलिए अपने नोट्स में बात करते हैं ना, तो हमने क्या बात करते हैं कि नॉर्थ बंगाल दी आर्ट ऑफ राइटिंग, प्राकृत बुद्धिज्म, ये सब देखेगा। साउथ ईस्ट बंगाल भी प्राकृत, ब्राह्मी स्पिरिट, ये सब देखेगा। बट कब तक देखेगा? कब तक देखेगा? 2nd सेंचुरी बीसी तक। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र में अशोक है, तो ये सब कुछ कुछ सीखने को रहेगा। उसके बाद तो जब खुद मौर्य ही नहीं रहेगा तो बंगाल क्या करेगा? इसके बाद के टाइम पीरियड से लेकर 4th सेंचुरी एडी तक, सुनो बोर्ड पे देखना, बंगाल ना एक सेल्फ सस्टेनिंग तरीके से खुद जो सीखा किया उसके हिसाब से चला। अच्छा भी लिखा है, क्योंकि इसके बाद मतलब एक अजीब सी बात है, जैसे उसी पाटलिपुत्र को जिसको बंगाल देख रहा था, सब उसी को कब्जा करने में लगे थे। बंगाल सब कुछ पाटलिपुत्र से सीखने के बाद क्या महसूस कर रहा था पता है? बढ़िया है, सब सीख लिया, हम पे किसी की नजर नहीं है, चलो खुद ही कुछ तूफानी करते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम 2nd सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी एडी तक, बंगाल एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बन के धीरे धीरे खुद ही उभर रहा था गेम में। उसके पास जिंदगी की सबसे 2 खूबसूरत चीजें भी थी। जो गांव इतना लड़ता है इधर उधर, मेरे को भी चाहिए उसको भी चाहिए, तो बंगाल क्या महसूस करता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा का दोआब रीजन
बंगाल को नसीब होता है। तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि बीइंग अ बंगाली, इफ आई गो टू पाटलिपुत्र, इफ आई गो टू प्रयाग, इफ आई गो टू बनारस एंड आई आस्क पीपल, भाई साहब ये जो इतनी पूरी लड़ाई होती है इसका मेन कारण क्या है? तो बोले बेटा दोआब, समझते हो? दो नदी के बीच में बहुत फर्टाइल एरिया होता है, इससे ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। घर जाके मुझे क्या लगेगा, इसकी लड़ाई है तो मैं क्या कर रहा हूं? अपने भी करो। और उधर उगा क्या रहे, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, फर्टिल, अपने वालों को क्या बोलेंगे, ओए गेहूं चावल लगाओ, आज नहीं बिक रहा है कल बिकेगा, 2 बोरा भेजेंगे रोज। सेम है अपना, चालू करो। सर लिखना नहीं आता, अरे ले बुक लिख। सर ये नहीं, अरे ले, सब कुछ भी थोड़ा थोड़ा लाएंगे। और अगर गारंटी हो जाए कि 500-600 साल तक हम आपको नहीं देखेंगे, तो आदमी धीरे 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 खुद की सल्तनत तो बना ही सकता है ना। दैट इज द एडवांटेज दैट बंगाल गॉट ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए हम लोग नोट्स में भी मैंने लिखा रखा है कि धीरे धीरे उस वक्त टेक्निकली बंगाल वॉज डूइंग, टेक्निकली बंगाल वॉज डूइंग नथिंग हिस्टोरिकली। क्यों? ना कोई राजा की चर्चा है, ना कोई प्रजा की चर्चा है, पर सरवाइव कर गया। इसीलिए मुझे कभी कभी समुद्रगुप्त अच्छा लगता है। 4th सेंचुरी में आया, यूं देखा तो उसने देखा, ए भाई उस बाजू इतना सारा अच्छा दिख रहा है, अपने में से कोई लिया नहीं, बंगाल लो रे। सो ही मस्ट हैव टेकन बंगाल फॉर दैट रीजन। इतना स्मूथ है। दोआब सब यही देखेंगे क्या? उधर कोई दोआब क्यों नहीं देख रहा? सर अब उस बाजू कभी गए नहीं, अरे वहां से समुद्र ज्यादा पास है। यहाँ प्रयागराज से वो गुजरात का द्वारका का समुद्र लेने जाएं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। यहां नाव में बैठे, सिर्फ उस गंगा में बैठेंगे तो गंगा कहां पहुंचाएगी? बे ऑफ बंगाल। तो ले ज्यादा फास्ट पहुंचेंगे, पेट्रोल भी नहीं लग रहा है, बहती नदी के पानी के साथ चले जाएंगे कोस्ट पे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट एरिया एंड बाय दैट टाइम, जब तक 4th सेंचुरी एडी में समुद्रगुप्ता ने इस एरिया को ऑक्यूपाई किया, तो 5th सेंचुरी एडी तक तो ये बहुत ग्रो करेगा ना। करेगा ही, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गुप्ता अपने टाइम पीरियड में कैसे भी करके ट्रेड को तो एक्सपांड करेगा, सब कुछ ठीक करेगा, दोआब रीजन मिला है एनकैश करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमने क्या चर्चा की है तब। अच्छा, उस टाइम पीरियड में बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा बच्चों? गुप्ता। वही किंग, वही टाइटल, महाराजा, उसी में रिवर के किनारे, जैसे लिखा है कि बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में ऑन द बैंक्स ऑफ दामोदर अच्छे राजा बन के तैयार होने लगे, उनको संस्कृत आने लगा, लैंड ग्रांट्स का कॉन्सेप्ट समझने लग गए, विष्णु के प्रीचर बनने लग गए। और क्या करेंगे? वही पता है, वही करना है। तो इसीलिए 5th आता है। अब स्टोरी में काम का है। जब फॉल ऑफ गुप्ता आता है तो 6th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स, मैंने कल आपको जब मैप लिखाया था तब मैं यहां पर क्या लिखूं? गवर्नर सिस्टम पे बंगाल जाएगा। जब हम फॉल ऑफ द गुप्ताज लिए थे तो हर अलग अलग जगह पर अलग अलग दिए थे, तो बंगाल में गवर्नर्स देंगे, तो ये गवर्नर्स के हस्तक में बंगाल रह जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नर एंड अ किंग? गवर्नर को अपॉइंट करता है, किंग गवर्नर को अपॉइंट करता है? नहीं, क्वेश्चन थोड़ा और बेहतर कि अगर एक जगह को एक राजा चला रहा है और उसकी जगह एक जगह को एक गवर्नर चला रहा है, तो मैं क्या मेन सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? व्हाट इज द थॉट प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो कि उसमें से, सुनो, गवर्नर उसको एक जॉब की तरह लेता है, इतनी पगार मिलेगी तो इस काम को करके इतना करूंगा। किंग इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल करके मेरा है करके करता है। कंपनी का ओनर और कंपनी का एम्प्लॉय, मेंटल लेवल पर वो फर्क आ सकता है। तो इसीलिए ये लोग सिर्फ मेरा है, ठीक है हटो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, ये वो सिस्टम में ना 6th सेंचुरी एडी तक बंगाल उतना ग्रो नहीं किया। बट 6th सेंचुरी एडी के बाद इन्हीं में से एक गवर्नर का ग्रुप ने एक किंगडम तैयार किया उस जगह पर, गौड़ा। और 6th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स ये बोला जाने लग गया, बंगाल किसके अंडर है?
तो लोग गौड़ा के अंदर है, और उसका सबसे फैंसी राजा उस टाइम पीरियड का शशांक। अब ये जब बंदा उस टाइम पीरियड में आता है, इसकी तारीफ में बहुत सारी चीजें लिखी है, हमको इतना पढ़ने में नहीं आता, फिर भी 4-5 बातें बोलता हूं। जैसे थोड़ी ही देर बाद हम हर्षवर्धन को लेकर बात करेंगे। हर्षवर्धन को कहां बिठाओगे साहब? वेरी क्लोज टू दिल्ली, कनौज करके एक जगह, वहां बिठाता हूं, प्लीज देखिएगा। तो हर्षवर्धन कनौज में बैठता है। हर्षवर्धन की स्टोरी बाद में, पर थोड़ा भी काम का है। तो हर्षवर्धन यहां से थोड़ा सा राजस्थान, पंजाब तो नहीं लेगा, थोड़ा सा राजस्थान, गुजरात के बॉर्डर तक, फिर पूरा मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल छोड़ के ये उत्तर प्रदेश बिहार वाला रीजन, ये हर्षवर्धन के अंडर होगा। हमने हर्षवर्धन को पूछा आप कौन है भाई साहब? बोलो वही फॉल ऑफ गुप्ता के बाद जो थानेसर डायनेस्टी था, पुष्यभूति बन के, तो उसका राजा मैं। हाँ, वो फॉल में गवर्नर भी उधर था, तो उसी में गौड़ा बना, तो उसी का राजा शशांक। सो बेसिकली कैसा है, हर्षवर्धन और शशांक दे आर कंटेम्पररीज। हाँ, राइवल्स है दोनों, एक दूसरे से लड़ाई वगैरह है दोनों के बीच में। अब इतिहास ये कह रहा है, मैं पढ़ा भी दूंगा आगे, कि खुद हर्षवर्धन एक शैवाइट था, शिव भक्त था, एंड शशांक वो भी शिव भक्त है, वो बहुत कड़क शिव भक्त है और शिव ही भक्त है। एंड हर्षवर्धन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल कन्वर्ट टू बुद्धिज्म। अब इन दोनों के बीच की एक लड़ाई शुरू होती है बिटवीन बुद्धिज्म एंड शिव। वो उसको बोलता है भाई तू तो पहले शिव भक्त था। बोले तू बुद्धिज्म को सीख तो सही, कभी देख तो सही, समझ तो सही। तो मैं नहीं समझने तैयार। इस वजह से हिस्ट्री में क्योंकि हर्षवर्धन पढ़ाता है, तो इसका राइवलरी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है विद शशांक। हालांकि शशांक और हर्षवर्धन को लेकर अगर टाइम पीरियड से बात करूं, जैसे बोर्ड पे खाली यहां लिख रहा हूं 606 बोर्ड पे, प्लीज प्लीज प्लीज, बोर्ड पे मैं हर्षवर्धन पढ़ाऊंगा तो 606 से 647 पढ़ाता हूं। शशांक जो है ना, ये 619 में मर जाता है, 619 में मर जाता है। तो ऐसे ही बोर्ड पे देख रहे हैं, अपने हिस्ट्री अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 606 से 619 के बीच में 15 साल तो ये दोनों एक दूसरे को देखे किए होंगे, ये तो फैक्ट है, 15 साल एक दूसरे किए होंगे। तो इस वजह से इनके बीच की एक राइवलरी है। फिर वो निपट गया, उसके बाद बंगाल हमको पढ़ना ही नहीं है। उस टाइम पीरियड में एक जो सबसे फेमस इंसिडेंस है शशांक का, वो यही है कि यहां बंगाल से, देखना, यहां बंगाल से निकला, यहां बोध गया तक आया, और जो बोधि ट्री था उसको काटवा दिया। हो सकता है वो ये भूल गया कि उसको उखड़वाना था, क्योंकि कटवाने के बाद तो फिर से आया, बट इट वॉज अगेंस्ट बुद्धिज्म। इसीलिए भी बोलते हैं हम लोगों ने फॉल ऑफ बुद्धिज्म, जब बुद्धिज्म पढ़ रहे थे तब फॉल ऑफ बुद्धिज्म में हमने देखा था कि हमने जो रीजंस फॉर डिक्लाइन लिखाए थे, तो मैंने कहा था कि टर्किश पीपल विल कम इन द मोनास्ट्री, टेक द लूट अवे। फिर उसी में हमने लिखा था कि जैसे शशांक एज अ शेवाइट वाज अगेंस्ट बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म जब पढ़ा था तब हमने बुद्धिज्म 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 किया। फिर बुद्धिज्म के बाद बुद्धिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, महायान हीनयान। फिर हमने बात किया उसके स्प्रेड को लेकर। अब देखो कैसा है कि स्प्रेड होने ही नहीं देंगे ना। मैं हर्षवर्धन, ये देख, मैं ऐसे ऐसे बोल रहा बुद्धिज्म बुद्धिज्म, अब मेरा ये वाला हाथ इधर जा रहा है और फिर हम क्या बोलते हैं, नो शिव। तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अगर रुकता है ठीक है, समझे, पर उसी को अगर इधर करने के लिए बोलते बोलते अंदर ले पेड़ काट दूंगा, तो डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म है। तो वो वाला जो एरिया है, दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, वो तो बुद्धिज्म का फैलाव नहीं देखेगा ना। तो डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में शशांक का अच्छा रोल है, माना जाता है। तो इसीलिए बंगाल की स्टोरी अपने लोगों के लिए 4th century AD, समुद्रगुप्ता टेकिंग बंगाल, 5th century AD, it going against the towards the governors, 6th century AD, going into the Gauda sect and Shashank taking the rise, and being a Shiv Bhakt, being a contemporary of Harshvardhan, fighting between Shiv and Buddh, and the end of Shashank। हमारी स्टोरी वहां पर खत्म हो जाती है। फिर थोड़ा थोड़ा याद रखना है, बट याद रखना चाहिए। असम कुछ भी नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना इसीलिए नहीं है कि ये अपना ही जीवन जी रहे थे। वैसे तो अगर लेजिटिमेटली पढ़ाना हो, सर नहीं पूरा बताओ ना, तो कैसा है कि मैं सही में
4th सेंचुरी एडी से ही चालू करूंगा। क्यों? 6th सेंचुरी एडी तक पूरे टाइम पीरियड में गुप्ता का कोई ना कोई छाप इधर मिलेगा, क्योंकि 4th से 5th सेंचुरी एडी तक समुद्रगुप्ता गया, तो 5th से 6th सेंचुरी भी है। पर क्या है कि एनसीईआरटी इतनी चर्चा नहीं करता इसकी। ऐसा हो सकता है कि खुद गुप्ताज ने भी उस एरिया को ऑक्यूपाई करने के बाद कुछ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, मे बी। हमको किताब में 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स एक बंदे के बारे में खाली बात करना है। विच डायनेस्टी हैज बीन रिटन? कामरूप किंगडम। उसके किस राजा को लेकर बात है? भास्कर वर्मन। लिखा है क्या उसमें? लिखा है ना? जैसे द वर्मन डायनेस्टी, उनका जो सबसे टॉप बंदा भास्कर वर्मन। पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, in general they can't say व, so they say ब, तो इसीलिए they are बर्मन्स। अगर आप हिंदुस्तान में किसी बर्मन को जानते, मोर ऑफन देन नॉट सरनेम के साथ, तो आपको ये रियलाइज होगा कि he or she belongs to Assam only, right? The legacy starts the Burma। आर.डी. बर्मन का नाम सुना? शाबाश, एक एग्जाम्पल तो बात कर सकते। सो कामरूप किंगडम उस टाइम पीरियड में किस चीज का ग्रोथ लेगा, किस चीज की वजह से ग्रोथ लेगा? इज ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से, उसका भी फर्टाइल डेल्टा है, तो सबकी कोई दिक्कत नहीं है। दे विल अडॉप्ट द टाइटल बर्मन विच बेसिकली सिंबलाइजेस आर्मर। लिखा है मैंने वॉरियर, जो लोग लड़ते हैं उस टाइम पीरियड में। मुझे भास्कर वर्मन क्यों काम का है पता है? बोर्ड पे देखते हैं। ये हर्षवर्धन है ना, इसके वक्त एक बंदा है वेंजांग करके, ये फिर चाइना से आएगा। तो जब ये चाइना से आएगा तो स्वाभाविक सी बात है बुद्धिज्म को लेकर बात होगी। एक बहुत बड़ा असेंबली ऑर्गेनाइज होगा, राजा रजवाड़े 20-20 देशों से आएंगे, फलना ढिमका, और हर्षवर्धन पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग लोगों को इनवाइट करेगा। वो इनविटेशन भास्कर वर्मन को भी जाएगा आसाम में, और भास्कर वर्मन वो असेंबली अटेंड करेगा। तो ना नोट्स एनसीईआरटी में लिखा होता है देन भास्कर वर्मन फ्रॉम द असम आल्सो अटेंड्स। तो हमको पता होना चाहिए कि भास्कर वर्मन कौन है आसाम का जो यहाँ पे। वो एनसीईआरटी खाली ये बताता है कि देखो पूरे हिंदुस्तान से लोग इस बात को लेकर आते। इसका मतलब ये नहीं है कि जाने के बाद भास्कर वर्मन बुद्धिस्ट हो गया था। उसको बुलाया था तो वो आया था, फिर तो वो उसकी चर्चा वहां पर है। उसके बाद उस किंगडम का क्या हुआ, एंशिएंट इंडिया खत्म, हमको कोई काम नहीं। पर एनसीईआरटी बात करता है तो अपने भी बात करते हैं। फिर तो ये ईस्टर्न इंडिया का एक एक चैप्टर है जिसमें 3 को लेकर चर्चा है। मेरे को उड़ीसा का कोई कैरेक्टर काम का नहीं है आगे की स्टोरी में। मुझे एक गौड़ा का शशांक काम का है आगे, वो भी स्टोरी की बात भी हो गई, मैं तो उस वक्त खाली शशांक बोलूंगा तो अपने को समझ लेना। और एक भास्कर वर्मन को लेकर थोड़ा सा काम का है। उसके अलावा कहीं पर कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव का आर्किटेक्चर या किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन लिखा हो या एग्जाम में आता और हमको आना चाहिए, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट is important for me. And obviously, after this, I move to the obvious chapter, Harshvardhan. Yeah.
ओके, अनदर कैरेक्टर, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट हर्षवर्धन. द लास्ट दैट वी स्टॉप्ड एट गुप्तास वॉज फॉल ऑफ द गुप्तास की अगर बात करें तो करीब करीब 550 एडी पर हमने लमसम रोका था. और जो नॉर्थ वाला पार्ट है उस जगह पर मैंने थानेसर हरियाणा लिखकर खत्म किया था, है ना. जैसे ये इसी का कंटिन्यूटी है, इसी सल्तनत का, कि 50-60 साल बाद इसी सल्तनत में एक बंदा आया जिसने इस सल्तनत को इस नाम से भी बुलाते हैं, पुष्यभूति. उसी सल्तनत का ये बंदा है. ये आया और कहते हैं, बोर्ड पे देखना, कि कश्मीर को छोड़ दे, इधर गुजरात को छोड़ दे, और नीचे नर्मदा के नीचे का एरिया और इधर बंगाल का एरिया छोड़ दे. तो जितना ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है अंदाजाजनक, इतने एरिया में हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 तक राज करता था. तो अपने लोग अब कितना आराम से बोल सकते हैं, तो सर हुना किधर गए, खत्म. सर वो मालवा वाले वो भी गए, मोखारीज इन बिहार वो भी गए, गुप्ता के इधर उधर के वो सब जो छोटे बड़े टूटे हुए टुकड़े वो भी गए. इस एरिया के सारे लैंड ग्रांट जो ब्राह्मण्स को हुए वो भी सब इसके अंडर. तो इसने एक ठीक ठाक एरिया वापस से ऑक्यूपाई किया. अप्रिशिएट हम लोग हिस्ट्री पढ़ते वक्त क्यों करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्रेडिट जब 319 एडी में C1 को देते हैं, चंद्रगुप्त 1, तो आज देखें तो उसके बाद से करीब करीब 300 साल बाद हो रहा है. हम फास्ट जा रहे हैं, समय तो 300 साल लगेगा ना. तो 300 साल बाद वापस से हिंदुस्तान में कोई ऐसा बंदा आया, भले पहले के मुकाबले छोटा लग रहा हो, कि भाई मौर्य में तो इतना था, गुप्ता में इतना था, ये तो उससे भी छोटा है, बट विद टाइम एटलीस्ट कोई है तो सही जो इस पूरे एरिया में राज कर रहा है. व्हाट डिड ही डू? ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम प्रयाग टू कनौज. कनौज इज बेसिकली अ प्लेस ऑन द दोआब. तो दोआब के ऊपर अगेन वही वाली बात, बोर्ड पे देखते हैं कि अगर किसी, ये ऐसा है, देखो ऐसा है और ऐसा करके, अगर ये वाली जगह बोलते हैं कि ये दोआब अच्छा है, तो इस जगह पर सेट हो जाओ, तो ये भी तो दोआब है ना, तो ये भी सींच के मिलता है. अल्टीमेटली दो नदियों के बीच की जगह ही है. तो इसने गुप्ता को देखते हुए मेरे हिसाब से थोड़ा और मध्य देश आया, पाटलिपुत्र से, प्रयाग से कनौज की तरफ. कनौज को लेकर एक दो और एनसीईआरटी चर्चा करता है कि ट्रेड भी खत्म हो गया था, लैंड ग्रांट्स का सिस्टम भी खत्म करना था, फर्टिलिटी भी चाहिए थी, सेंटर में रहना भी जरूरी था, एरिया का एलिवेटेड रहना बहुत जरूरी था. अगर एरिया एलिवेटेड नहीं होता तो फिर कोई और इसको हरा देता, तो वो नहीं हो सकता था. सोल्जर्स की जरूरत थी जो लैंड और वाटर दोनों पर खेल सके. XYZ कारणों से इन्होंने कनौज को अपना कैपिटल बनाया. ठीक है, मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, ये स्टोरी है छोटी सी इनको लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते वक्त थोड़ी सी शर्म आती है. कारण ऐसा लिखता है किताब कि द राइज ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, या जो उसका टॉप था इंडिया में, वो हर्षा के वक्त देखा. तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी रख, सब फ्यूडल सिस्टम से ही चलाता था और खुद कनौज में बैठता था. मतलब ये भी टैक्स वैक्स कलेक्ट करना वो सब तो सब ऑब्वियस है. ये भी लिखते थे कि अगर कहीं पर ब्राइबरी का सिस्टम होता था तो उस ब्राइबरी के सिस्टम में ऐसा फिक्स होता था कि उसका एक कट हर्षा को भी जाएगा. ये क्या का एडमिनिस्ट्रेशन, बट दैट्स हाउ द होल सिस्टम वाज सेट. उसमें दो बंदे हैं जिनकी वजह से हमको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आइडिया लगता है. एक बंदा है हुएन सांग, जिसके बारे में बात करूंगा, और एक और बंदा है
हरि सॉरी, बाणभाटा है ना, हर्षचरित, बाणभट्ट या अब वही है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। बाणभट्ट ने एक किताब लिखी है हर्षचरिता करके। किताब हर्ष के चरित्र या काम बात पे है, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी है, तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी चर्चा है। पर पता है क्या है, हर्षचरिता जो लिखी है ना, उसमें जो बाणभट्ट ने लिखा है उसमें हर्षा की ज्यादा तारीफ है, और हुएन सैंग जो लिखता है उसमें थोड़ी कम तारीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि कम तारीफ इसीलिए है, बोर्ड पे देख के भी समझ आ रहा होगा, ये 645 में वापस लौट गया और ये 647 में इनका स्वर्गवास हुआ। ठीक है, अभी देखेंगे इनकी स्टोरी, बहुत ही होशियारी मारेगा ये आदमी। जाते वक्त इंडिया से इनको लूट लिया था, 15 साल इंडिया में रहे, और ये खुद लिखते हैं कि जब ये पहुंचे ये रास्ते में इनका कुछ भी पर्सनल बिलोंगिंग इनके पास रह नहीं गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन यही चर्चा करता है कि हाउ मच एवर गुड एन एडमिनिस्ट्रेटर हर्षा वुड हैव बीन, बट द चीफ गेस्ट of your administration who stayed for 15 years was robbed while going back. हम यूएस प्रेसिडेंट को इंडिया बुलाए यार, इट डजंट वर्क दैट वे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहुंचे बैठे अपनी फ्लाइट में और बोले भाई तेल ही खत्म हो गया, कैसे जाओगे। उससे क्लियर हो जाएगा ना दैट द कंट्री इज नॉट रिच इनफ। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे जजमेंट आता है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात इसलिए मैं बोला कि उधर ही खत्म हो जाती है, 2-3 कारणों से। एक, खुद कट लेता था, मतलब खुद। सही है, मैं ही इस एकेडमी में आपको एडमिशन दूं और मैं ही बैकएंड पे अपने स्टाफ को बोलूं कि उसमें से फिर मेरा दलाली। सर जो आ रहा है वो आप ही का, उसमें से भी आप दलाली लेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा है। सो एडवेंट ऑफ द फ्यूडल एज, स्वाभाविक सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन मोर ऑफन देन नॉट गुप्ता का ही कॉपी होगा। इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड मोर डिसेंट्रलाइज्ड, वो लिखा हुआ है। एक तो यूनिक बात रह गया, जैसे इससे पहले के राजा लोग ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देते थे, गवर्नर्स को, इन्होंने ऑफिसर्स को भी लैंड ग्रांट्स देना शुरू किया। तो अच्छा ऑफिसर है, जमीन, तो अच्छा ऑफिसर है, जमीन। तो गिविंग लैंड ग्रांट, थोड़ी देर में हम देखेंगे, गिविंग लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स, ठीक है, वो तो हिस्टोरिकली चला आ रहा है। गिविंग लैंड ग्रांट्स टू द गवर्नर्स, हिस्टोरिकली समझ आ रहा है। लैंड ग्रांट्स टू द बुद्धिस्ट्स भी जाएगा, टू द ऑफिसर्स आल्सो। क्या मालूम इनके पास क्या लास्ट में बचेगा या क्या होगा। सो दैट्स वन थिंग। एंड रेवेन्यू जो आता था राजा का, वो 2-3 जगहों पर खर्चा होता था। उसमें एनसीईआरटी मेंशन करता है टुवर्ड्स द किंग, मतलब सबसे पहले अपना खर्चा, व्हाट अ लीडर। फिर टुवर्ड्स द स्कॉलर्स, फिर बोलते थे बाकी सब ऑफिसर क्लास रख लो और जो बच गया वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर लो। ग्रोथ कहां है? पहले अपनी पगार, फिर अफसरों की पगार, फिर स्कॉलर्स की पगार, फिर रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं आगे बात करूंगा कि रिलीजियस पर्पस में क्या हुआ था। 20 देशों से और हिंदुस्तान के 1000 पंडित और राजा महाराजा बुलाए थे, पब्लिक डिनर होस्ट कर दिया था। पब्लिक डिनर का मतलब समझते हैं आप इंडिया में? भंडारा इनवाइट कर रहे हैं, भंडारे में इनवाइट नहीं होता है, सब स्वेच्छा आते हैं। तो उस वक्त लोग अपने घर में भी खाते हैं पब्लिक डिनर। सब खत्म हो गया होगा, जितना भी वो कट आया होगा वो भी चला गया होगा। सो रेवेन्यू वाज टुवर्ड्स द किंग। सबसे यूनिक वही है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो बोला इट वाज नॉट वेल मेंटेन्ड, उसका एक अच्छा एग्जांपल दिया वही है। खुद हुएन सैंग वाज रॉब्ड व्हाइल गोइंग बैक, हाउ कैन यू से दैट द लॉ एंड ऑर्डर वाज मेंटेन्ड नाइसली? इट वाज नॉट। कभी एग्जाम में नहीं आता, हुएन सैंग को लेकर एग्जाम में आता है। क्यों आता है? जैसे ये भी यार मेरे को लगता है थोड़ा फेंकता है। जैसे इनके जो अकाउंट है उसमें लिखा है कि नालंदा में
10,000 कमरे थे। इतने इतने लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में उस टाइम पीरियड में पढ़ रहे थे। फिर तो ये सब चला गया। फिर अपन के आर्कियोलॉजिस्ट ने 18 सेंचुरी में नालंदा खोदा, इतने तो कमरे नहीं मिले। फिर इनके बाद भी उतना पढ़ना नहीं है, पर ऐसे लिखता है। आई जिंग करके एक बंदा 670 या 675 एडी में वापस से इंडिया आएगा फ्रॉम चाइना इटसेल्फ टू लर्न बुद्धिज्म इन इंडिया। अब इनकी किताब और इसकी किताब में सेम नालंदा में इनके कमरे कम है, इनके कमरे ज्यादा। अभी देखो इंडिया में तो फिक्स सिस्टम है, हम उसी पे विश्वास करते हैं जैसे थोड़ा हमको लगता है कि सही है। ओके, टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड। जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट, वी वर डन विद द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट एंड टॉकिंग अबाउट हुएनजांग इन जनरल। जैसे 630 में आना, नालंदा में आना, बुद्धिज्म को लेकर, या अच्छा पहले हर्षवर्धन को लेकर इनकी क्या चर्चा थी। जैसे ही केम टू स्टडी महायान बुद्धिज्म, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ही केम टू स्टडी महायान बुद्धिज्म इन नालंदा। फिर हर्षा के कोर्ट में 15 साल रहे, ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, दैट्स अ बिग थिंग। ऐसा बोलते हैं, नहीं किताब में भी लिखा है, बोलते नहीं है सिर्फ। हर्षा वॉज अ शैवाइट आफ्टर हुएनजांग, he converted completely to Buddhism at that point of time. हुएनजांग की जो किताब है वो हर्ष के टाइम पीरियड में 3 चीजों पर बहुत फोकस करते हैं उस टाइम के। जैसे पहला इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, वो लिखता है बहुत अमीर था ये। रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स, वो लिखता है कि ये बहुत ही दानवीर और बहुत ही बुद्ध टाइप के आदमी थे। एंड द थर्ड इज द सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट्स में he talks about Shudras also. He talks about Shudras being the agriculturalists. तो किताब में कहीं कहीं पर, कोई दूसरी किताबों में भी मेंशन्ड है। जैसे क्या होता था कि शहर का बाहरी एरिया और शहर का जो सबसे बाहरी एरिया होता था, ज्यादातर शूद्रोज का जो कन्फाइनमेंट है वो उन्हीं एरियाज में रहता था। और क्योंकि बाहर के ही एरियाज एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, तो somebody coming from China may not be able to gauge the Varna system that exists in India, but he called them as agriculturalists, कि जो बाहर के एरिया में खेती बाड़ी का एरिया देखते संभालते हैं। वो इसका उस टाइम पर कहना था। उसके अलावा अगर इसके बुद्धिज्म को लेकर बात करें हुएनजांग के, तो बोला कि हर्षवर्धन एक यूनिक सिस्टम फॉलो करता था। सिस्टम क्या था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो था उस टाइम पीरियड में, उसके इर्द गिर्द में जो 100 गांव थे, वो 100 गांव कोई भी फॉर्म ऑफ रेवेन्यू अगर जमा करते हैं हर्षवर्धन को, तो वो उनको जमा करने की जरूरत नहीं है, वो लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में उसको जमा कर सकते हैं। तो वो आता हर्षवर्धन के खाते से ही ना टैक्स का अमाउंट था जो नालंदा जिसकी वजह से चलता था। ऐसा बोलते कि उसमें बहुत सारे हजार लोग रहा करते थे, बाय द रेवेन्यू ऑफ द विलेजर्स वो चीज चला करती थी। इस बात को लेकर आइजिंग भी जब 670 एडी में आता है तब वो भी चर्चा करता है। इसीलिए ये चर्चा है, मतलब हिस्टोरिकली ये चर्चा है कि गुप्ता के टाइम पर नालंदा ज्यादा प्रोस्पेक्टिव था, प्रॉस्परस था, या हर्षा के टाइम पर। अब गुप्ता के टाइम पर बोले कि हर्षा के टाइम पर बोले, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज हुएनजांग लिखा है, तो फा हेन के वक्त जो फॉ क्यू क्यू करके किताब थी, तो उसमें भी उन्होंने उसकी बात की थी। बट हिस्टोरिकली गुप्ता का कोई भी राजा बुद्धिस्ट नहीं था, तो रॉयल पेट्रनेज नहीं था, तो बुद्धिज्म उतना फ्लरिश नहीं किया। संजोग से उसी टाइम पीरियड में टेंपल आर्किटेक्चर देखा, तो अपने लोग हिस्टोरिकली क्या बोलते हैं, नहीं उस टाइम पर उतना नहीं, इस टाइम पर क्योंकि ये राजा बुद्धिस्ट था, इस टाइम पर इनकी जो बात किताब है वो ज्यादा बुद्धिज्म को लेकर बात करती है, तो ऐसा लगता है नालंदा उस टाइम पीरियड ज्यादा फ्लरिश कर रहा होगा। इन एनी केस व्हाट वी टेक प्राइड इज इन, भाई 300 साल तक कम से कम उस टाइम पर नालंदा कर रहा था। अगेन 2024 अगर उस चीज को हम कर रहे हैं तो वो हमारे इंडियन हेरिटेज और हिस्ट्री के लिए बड़ी बात है, राइट। टॉकिंग अबाउट द असेंबली पार्ट, जैसे ऐसा है, सुनो, जब हुएनसांग आया था तो धीरे धीरे हुएनसांग ने ये तो स्टोरी है खाली, हर्षवर्धन को
बुद्धिज्म ऐसा है, बुद्धिज्म ऐसा है, इसमें ये हो सकता है, करते कुराते धीरे धीरे हर्षवर्धन को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट किया फ्रॉम अ शैवाइट। किताब ये चर्चा करती है कि हर्षवर्धन इतना ज्यादा इंप्रेस्ड रहता था अपनी लाइफ में हुएनजांग से कि हुएनजांग ने एक प्रावधान रखा उनके सामने कि साहब क्यों ना हम लोग कनौज में वर्चुअल बोलते हैं फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो नहीं हुआ, सबसे बड़ी बुद्धिस्ट असेंबली रखे जिसमें हम दुनिया के सारे देश, श्रीलंका ले लो, चाइना ले लो, जापान ले लो, साउथ ईस्ट एशिया ले लो, हर जगह से जो बुद्धिस्ट है उनको बुलाए, खाना पीना दे, और हिंदुस्तान के जितने राजा रजवाड़े हैं उनको भी बुलाए। उस दौरान हम उनको बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंस समझाए, क्योंकि आप भी शैवाइट थे, आप भी चेंज हो गए, तो हो सकता है कि उनको भी इसका समझ आएंगे, तो दैट विल हेल्प बुद्धिज्म फ्लरिश। हर्षवर्धन को लगा तेरी बात में दम है पगले, डन कर मेरी तरफ से। उस बंदे ने दूर दूर जाकर, किताब ये मेंशन करता है कि हुएनसांग ना आसाम भी गया था भास्कर वर्मन को इनवाइट करने के लिए कि आप भी आइएगा प्लीज। किताब ये मेंशन करता है कि 1000 प्रीस्ट्स टाइप के लोग आए थे। किताब ये मेंशन करता है कि 20 देशों के राजा आए थे, और हिंदुस्तान में वाकई में बहुत बड़ी असेंबली होस्ट करने को लेकर बात हुई। उसमें फैक्चुअल लेवल पर यह चर्चा है कि ब्राह्मण्स इन जनरल वर नॉट वेरी हैप्पी विथ what was happening at that point of time for obvious reasons. The Varna system, and most importantly, he was a Shiv भक्त। तो शैवाइट को प्रमोट करने की जगह उसको करते तो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन में फॉल आता है, ये लॉजिकल है, ठीक है। उस टाइम पीरियड में वो इस बात से नाखुश थे। किताब ये बोलता है कि जब असेंबली हेल्ड हुई 2-4 दिन तक, 5 दिन तक, दिन रात हुएनजांग बुद्धिज्म 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 करता रहा। लोग सुनते रहे, जितने भी लोग थे वो सब उस बात को समझे कि ये वो, बट ही वेंट सो मच इनटू बुद्धिज्म दैट आफ्टर अ पॉइंट पीपल स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड विथ हिज बुद्धिज्म फिलॉसफी। किताब ये भी चर्चा करता है कि उस टाइम पीरियड में हर्षवर्धन ने अपनी हाइट जितनी गोल्ड में एक बुद्ध का स्टैच्यू बनवाया था और उस टावर के बीच में रखा था, एंड lot of donations that he gave. That is when he hosted the public dinner also. देखो 20 देश से गेस्ट को बुलाना, हिंदुस्तान के राजा रजवाड़ों को बुलाना और उनको खिलाना, एक ही मेन्यू में काम हो जाए। पर बोले कि जो भी हिंदुस्तान में भूखा है सब आ जाओ, उसमें बहुत पैसे लगते होंगे। So he hosted a public dinner, the biggest grand assembly that could have taken place. इतना बड़ा सोना का मूर्ति बनाकर खर्चा किया, इतना सारा सब कुछ चला, ये वो बुद्धिज्म फॉलो। Harshvardhan also took the privilege or the leverage to talk a lot of good things about Buddhism at that point of time. फिर कहानी में एक मोड़ आता है। मोड़ ये आता है कि उसी असेंबली के बीच में आग लग गई, कुछ तो फायर इंसिडेंस हो गया। तो फायर इंसिडेंस में किताब ये कहता है कि कुछ लोगों ने हुएनसांग को कोने में दबोचा और उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। उसकी हत्या करने की कोशिश की गई, और किताब एक और मस्त बात करता है कि जब फिर आग बुझ गई, सब कुछ ओके हो गया, हुएनसांग नहीं मरे, कोई दिक्कत नहीं। तब हर्षा ने यह पता कराया कि कौन थे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। तो ऐसा कहते हैं कि The story of Brahmins came into the picture कि they were the ones who were responsible। तो किताब ये कहता है कि उन्होंने ब्राह्मण्स को पनिशमेंट दिया और कुछ ब्राह्मण्स को मौत की सजा भी दी या सुनाई गई। तो किताब ये कहता है when Buddhism talks about tolerance and non-violence, then Harsha himself being a Buddhist and taking these steps is a question on the kind of Buddhism that he was taught। क्योंकि बुद्धिज्म तो खुद ही मिडिल पाथ के बारे में बात करता है। तो ले क्रोधित हो गया था मैं, तो मैंने, ऐसा नहीं होता है। आप बुद्धिस्ट है तो फिर उस चीज का ध्यान देना चाहिए था। हुएनसांग फिर भी हारा नहीं, असेंबली फ्लॉप हो गई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े साल बाद हुएनसांग ने फिर से हर्षा को बोला कि अपने एक काम करते हैं, इस बार प्रयागराज में एक बड़ी असेंबली रखते हैं। हर्षा ने बोला ठीक है, डन। फिर प्रयागराज में एक बड़ी असेंबली रखी गई। उस असेंबली में इतने लोग नहीं आए थे जितने पहले वाले में आए थे,
तो सेकंड वाले में थोड़ा खर्चा कम था। खर्चा कम में ऐसा था कि ऐसा किताब लिखता है कि इतना ओवरवेलमिंग हो गया था हर्षवर्धन के लिए बुद्धिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें, दैट इन द एंड ही हैज नथिंग एल्स वाज लेफ्ट इन हिज लाइफ टू डोनेट टू बुद्धिज्म अदर देन हिज ओन पर्सनल बिलोंगिंग्स। और उन्होंने पूरी तरह अपना सब कुछ समर्पण कर दिया था बुद्धिज्म की तरफ। उस दौरान बस वो लास्ट का स्टोरी बाकी है, फिर हुएन सांग अपने गांव लौटने को तैयार हो गया। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो दिया होगा उसमें से कुछ इनके पास भी गया होगा, इसी वजह से उनको लूट लिया होगा। So about the administration, when it talks, it says that when Yuan Sang was going back to China, he was robbed on his way back to China. That is the unfortunate part, and that's how the story of Harshvardhan gets over. किताब में एक दो जगह ये मेंशन करते that he is said to be the last Hindu emperor of ancient India. तो अभी वो थोड़ा डिस्प्यूट इसीलिए है बिकॉज ही वॉज अ हिंदू टर्न इनटू अ बुद्धिस्ट, प्लस एंशिएंट इंडिया में और भी हिंदू राजा है जो आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो अब वो कैसे है नहीं है वो तो मैं नहीं जानता। कुछ कुछ लोग ये भी कहते कि पूर्ण रूप से हिंदू धर्म का स्थापना ही उस वक्त नहीं हुआ था, तो किसी को भी हिंदू का वो टैग देना वो भी एक कंट्रोवर्शियल या वैसा डिस्प्यूट वाली बात है। बट दैट्स द स्टोरी ऑफ हर्षवर्धन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नोट्स एक बार घुमा लो, देख लो, कहीं पर भी कोई वर्ड है, कहीं पूछना करना समझना है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। नहीं, वो जी हाँ। नहीं, आफ्टर द गुप्तास, जस्ट बिफोर हर्षवर्धन, बट ही गेट्स क्रेडिट फॉर दैट अ लिटिल बिट।
ओके, सुनते हैं प्लीज। जैसे ये जो मैप बना रखा है, ये फैक्चुअली इतना करेक्ट नहीं है ऑब्वियसली, बट क्या बना रखा है वो देखते हैं। अच्छा, पहले प्लॉट। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम ना, ये देखिए प्लीज, ये अगर इंडिया है तो एक पर्टिकुलर दिन पे 300 एडी तक का, जब हमने पढ़ा था, मैं यहां लेता हूं कि ये जो इंडिया है इसमें 300 एडी तक का एक बार जब हमने पढ़ा था गुप्ता के पहले, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो हमने 300 एडी तक पढ़ने के बाद उसको हम लोग पोस्ट मौर्य बोल रहे थे। फिर 300 के बाद क्या हुआ कि मैं करीब करीब 700 एडी तक यहां को लेकर और थोड़ा बहुत यहां को लेकर स्टोरी को आगे बढ़ा चुका हूं, हर्षवर्धन को। तो अब धर्म क्या कहता है, 300 to 700 इसका भी पढ़ाओ या थोड़ा इसका भी पढ़ाओ। तो मैंने वही मैप बनाया है कि इसमें क्या हुआ सर। तो इनका जो लास्ट हमने पढ़ा था, तो उसमें ये वाले पट्टे पे हमने सातवाहना पढ़ा था, फिर हमने कोई वकातका को लेकर बात किया था। तो इसीलिए मैंने एरियाज डिवाइड करके उसको पढ़ाने का सोचा है, एक 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 करके। अभी पहले इन जनरल बात करते हैं कि सर 300 एडी से लेकर 700 एडी तक, एक लाइन बनाता हूं, नर्मदा या विंध्या से लेकर कन्याकुमारी तक, विंध्या से लेकर कन्याकुमारी तक क्या रहा सर साउथ में। साउथ में ऐसा है कि जो ट्रेड, जो टाउन्स और जो कॉइनेज सिस्टम था, वो सब तो बहुत ही पुअर हो गया। क्यों होगा, ट्रेड डिक्लाइन हुआ ना, तो नॉर्थ को तो नसीब में गुप्ता मिला, साउथ को कोई ऐसा टॉप किंगडम मिला ही नहीं जो उसको सस्टेन कर पाए। तो इस वजह से नॉर्थ का गुप्ता ओके, बट साउथ में कुछ भी नहीं, तो इसीलिए वो सब डिक्लाइन हो गया। हमने पूछा कि आप लोग और कैसा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो 2-4 साउथ के बंदे नॉर्थ गए थे, तो उन्होंने गुप्ता सिस्टम देखा। बट गुप्ता सिस्टम बनने के लिए चंद्रगुप्त 1 बनेंगे, तब गुप्ता किंगडम जैसा कुछ बना के रखेंगे ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन की हमको हल्की फुल्की झलक भापी, ब्राह्मणिकल लैंड ग्रांट्स, पोजीशन ऑफ कृष्णा, पोजीशन ऑफ शिव विष्णु, ये सब दिखाई तो देता है, बट ऐसा लगता है कि आप लोग सब गुप्ता देखने गए थे ना, हाँ सर वो हमने थोड़ा सा वो अप्लाई किया, हमने कोई बहुत बड़ा किंगडम बनाकर तैयार नहीं कर पाया। तो इसीलिए गुप्ता के 5-7 फीचर्स हमको देखने मिलते हैं कि लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स, यस, सो दैट मेनी एरियाज कैन कम इनटू कल्टीवेशन, एग्रेरियन इकोनॉमी का एक्सपांड करना, ब्राह्मणिज्म का इंक्रीज होना, जैनिज्म का आना, शिव का आना, विष्णु का आना, संस्कृत का ऑफिशियल लैंग्वेज बनना, ये सब टिपिकल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होगा ही होगा। सर ये जनरल बात को छोड़ो, इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ाओ ना क्या हुआ। देखो मैंने एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, 4 और ये एरिया खाली छोड़ा है, पढ़ाना है। उसमें क्या है, एरिया नंबर 1 को लेकर पहले स्टोरी देखते हैं। आप लोग अग्री करेंगे ना कि यहां सातवाहना हुआ करते थे, ठीक, पढ़ा देगा। फिर सातवाहना के बाद इस जगह पर वकातकाज थे, सही, तो मैं ऑब्लिक करके गुप्ता लिख सकता हूं। वर्चुअल रूलर, प्रभावती डॉटर, C2। फिर वकातका का जब फॉल आया ना, तो इस गेम का सबसे बेताज बादशाह पुलकेशीन, मैं पुलकशीन ही बोलता रहूंगा, तो मेरा वो जबान में ऐसा सेट हो गया है। तब उन्होंने इस गेम को इस बंदे के थ्रू सेट करवाया। आप सोच के देखिए कि अगर इस एरिया में इससे पहले वकातका होगा, तो चालुक्य में गुप्ता के साथ क्या क्या कॉमन होगा, सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर लैंड ग्रांट से लेकर ब्राह्मण, सब कुछ कॉमन होगा। तो हमने उससे पूछा कि पुलकशीन क्या क्या चीजें लेकर चलोगे, बोले सर प्लान एक ही है। हमने कहा क्या, देखो सर आप मुझे गुजरात के यहां पर प्लेस करो, मैंने कहा बिल्कुल। तो सर मैं क्या सोच रहा हूं, साउथ जाता हूं। क्यों, नॉर्थ क्यों नहीं जा रहा, अरे उधर गुप्ता है सर, हम नॉर्थ नहीं जा सकते। तो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा एम एक ही है कि मैं
यहां देखना, विंध्यास से पूरा साउथ कैप्चर कर लूं। तो मैंने उसको बोला कि पगले, अभी थोड़े दिन बाद तो कुलक्षीन 2 की जो लड़ाई है वो तो हर्षवर्धन से होगी। तो वो सर एक्चुअली क्या हो गया पता है, हम थोड़ा इधर जा रहे थे ना, तो हम थोड़ा इधर भी जाने लगे। तो हमने कहा तू इधर क्यों जा रहा था? तो उसने बोला कि हमको जब ये एरिया मिला ना, तो गांव में हर आदमी क्या बोलता है पता है, उज्जैन होना चाहिए, उज्जैन होना चाहिए। तो हमने सोचा थोड़ा सा इधर भी जाते हैं, इस बाजू। तो इस बाजू जाने का जब सोचने लगे ना, तो थोड़ा तो टकराएंगे ना सर। तो हमने कहा तो तुम किस बाजू जाओगे? तो बोले हमारा टोटल प्लान ना इधर, इधर, इधर और इधर जाने का होगा। मैंने कहा हाँ, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मेरा भी यही प्लान होता। सही है, मूविंग टुवर्ड्स साउथ एंड बिकमिंग अ डोमिनेंट फैक्टर। मैंने वो वातपी लिखा है। आज ये उनका कैपिटल है वातपी, उस टाइम पीरियड का। आज बादामी करके एक जगह है आज भी, तो वही वातपी है। बादामी केव्स भी है, बल्कि उस वक्त का इनका केव आर्किटेक्चर में योगदान भी है बादामी केव्स में। एनीवेज, इनका कैपिटल बादामी है। इनकी स्टोरी पर मैं बात करूंगा, ठीक है? क्या होगा नहीं होगा थोड़ी देर में। बस यहां पर खाली फ्लोचार्ट में लिख के छोड़ा है कि बच्चों, जब उस एरिया से चालुक्य निपट जाएगा, उसको हराएगा और राष्ट्रकूटा आएगा। जैसे ही राष्ट्रकूटा 757 में लेकर आएंगे, अपना एंशिएंट इंडिया खत्म। उसका क्या होगा सर? मिडीवल। और अभी एंशिएंट इंडिया में नहीं देखेंगे, तो हमको इसकी स्टोरी देखना भी जरूरी है। फिर ठीक है सर, देख लेंगे। अब आते हैं उस साइड के कैरेक्टर पे। उस साइड के कैरेक्टर में फिर से अपनी बात हुई थी, ये पूरा पट्टा सातवाहना के पास था। तो जब फॉल ऑफ सातवाहना हुआ, तो ये वाला पार्ट तो वकातका ने ले लिया, पर ये वाला पार्ट वकातका ने नहीं लिया। तो उसी टाइम पीरियड में एक ट्राइब जैसा है, इक्ष्वाकुस, वो लोग इस एरिया को ऑक्यूपाई करके चल रहे थे। अब उस दौरान बोला क्या जाता है कि ये ट्राइब जो है, ये खेल तो रहा था गेम में ठीक, पर इन्होंने अपना नाम और अपना लीनिएज वो राम वाले इक्ष्वाकु से डिराइव करके रखा था, ताकि इनको उस तरीके का फुटेज वगैरह मिल जाए। अब ये बात डिस्प्यूटेड है हिस्ट्री में, तो मैं उसमें तो अभी जा नहीं सकता, क्योंकि वो तो खत्म ही नहीं होगा। तो हम ये बात करते हैं कि उसी एरिया में इक्ष्वाकुस थे, ट्राइब्स। अब ट्राइब लिखते हैं तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन तो लिख नहीं सकते। ये कौन सा एरिया है सर? जैसे कृष्णा नदी, गोदावरी का एंड, ये वो, मतलब हम लोग जब बोलते हैं ना, अगर मेरे को 2 के वहां लिखना हो तो मैं लिखता हूं गुंतूर भी करके एक जगह है वहां पर, तो अपने लिखते कृष्णा गुंतूर रीजन वाला। एनसीईआरटी में मैप इसी चैप्टर के वहां पर ड्रॉ किया हुआ होगा, वो इससे ज्यादा ऑफिशियली अच्छा होगा। ये तो खाली बॉक्स स्ट्रक्चर है अपने सीखने समझने के लिए। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी, आप वो वाला मैप वहां पर खोल के रखेंगे, तो आपको बहुत ही क्लियरली दिखेगा कि अच्छा सर, कांचीपुरम में, समझ गया, उधर ही मद्रास है। अच्छा, उसी के वहां पर महाबलीपुरम है सर, क्योंकि मैं वो बातें करूंगा। आप अगर अभी, जैसे मैंने आपसे कौन सी जगह की बात की, अच्छा यहाँ कैपिटल तो बनाया ही नहीं, पर अगर आप वो वाला एरिया देखेंगे तो आपको वहां पर नागार्जुन कोंडा दिख रहा है, अमरावती दिख रहा है। देखो इधर, मैं यहां लिख भी सकता हूं ना कि यहां पर ही बच्चों नागार्जुन कोंडा है, यहां पर ही अमरावती है ना। वेंगी तो ये एरिया बन के तैयार होगा थोड़ी देर बाद, वो बाद में बात कर। पर अब तुमको सातवाहना में जब मैंने ड्रॉ किया था, तो नागार्जुन कोंडा और अमरावती की बात हुई थी ना। तो ये देखो, सातवाहना से स्टोरी लिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, ये वाले चैप्टर में। नहीं तो बहुत रैंडम फीलिंग आती है कि सर ये रैंडम आप फटाफट ट्राइब कैसे चेंज करने लग गए। तो इसीलिए ये सातवाहना के बाद उसी वाले एरिया में अपन ने इक्ष्वाकुस को सेट किया। ठीक है भाई, इक्ष्वाकुस को सेट किया क्योंकि ये ट्राइबल थे, तो उतना गेम में राइज हुए नहीं। इसके बाद ना, ये देखना, ये सब एरिया खाली है। तो इधर ना, अच्छा, टेक्स्ट बुक ये मेंशन करता है कि इधर इधर छोटा छोटा पंडिया भी है, छोटा छोटा कहीं कहीं पर बेस्ड है, पर उतना बड़ा नहीं रहा, क्योंकि हम 4th सेंचुरी एडी में। पंडिया कब था? 2nd सेंचुरी एडी तक। 4th 5th सेंचुरी एडी आते आते पंड्या का फॉल आ गया था। ऐसे ही मैं छोटा छोटा बोला, पंड्या को क्रेडिट देने के लिए बना देता हूं। हमने पूछा पल्लवा से, और क्या चाहिए? बोले सर मेरे को ना पंड्या जैसा बनने का है।
पंड्या जैसा बनने का मतलब? बोले सर उनका ठाठ देखा था, अगल बगल के जितने थे, चेरा हो चोला हो, सब सफाया करके कांचीपुरम को अपना टॉप कैपिटल बना के ये वर्चस्व में चलाया था उसने। तो मेरे को भी उसके जैसा बनने का है। हमने कहा पहले अपनी तारीफ में दो चार बात करो। तो इसने कहा कि सर वैसे तो तमिल भाषा में अगर बात करें तो टोंडाई इज बेसिकली क्रीपर्स, जो दीवार पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं चेप। तो यही पल्लवा का मीनिंग है। और ये लोग भी इनिशियली ट्राइबल थे, पर ये लोगों का कुछ ऐसा अच्छा था जिस वजह से चालुक्य के मुकाबले ये इस गेम में ठीक ठाक फैलते चले गए, और फैलते जाते 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 वो पूरा एरिया इनके अंडर आने लगा। और नाडु का मतलब होता है जगह, तो ये पूरे एरिया जो इनके अंडर आने लगा उसको लोग टोंडाई नाडु बोलने लगे। टोंडाई नाडु का मतलब होता है, टोंडाई का मतलब ही होता है पल्लवा, और नाडु का मतलब होता है वो जगह जो अब पल्लवा की है। चालुक्य तो बर्दाश्त के बाहर कि तुम ट्राइबल से निकल के मतलब इतना धीरे धीरे करते करते पंड्यास को अपना हीरो समझते समझते कांचीपुरम तक तुम्हारा होने लगा। बिग डील। तो हमने कहा कि हाँ सर वो तो ठीक है, चलो फिर मैं यहां स्टोरी को रोकता हूं। सही है, क्यों सर आप क्या कराओगे? तुमको भी समझ आ रहा होगा, थोड़ी देर बाद मैं चालुक्य और पल्लवा की भारी लड़ाई कराने वाला हूं। लड़ाई महत्वाकांक्षा की ही तो है, क्योंकि वो भी उधर बैठ के क्या सोच रहा है, मेरे को कैसे भी कांचीपुरम चाहिए, और इसने भी धीरे धीरे करके मेहनत करते करते कांचीपुरम को अपना बनाया। दो एरिया है बीच में, मेरा मार्कर देखना, इधर ऐसे ही मैंने बॉक्स बनाया, एक गंगाज का एरिया और एक कडंबा का एरिया। ये दोनों एरिया न चालुक्य ले पाया न पल्लवा ले पाया। क्यों सर? गंगा तो बीच में मस्त सेट था, क्योंकि ये कोलार का जो गोल्ड है ना, इसने उसको एनकैश करके अपनी एक छोटी सी सल्तनत मैसूर बैंगलोर के बाजू कोलार के आसपास बना के एकदम सेट कर रखा था। तो ये नॉन डिस्टर्बिंग लेवल पर चलता था, इसको गिराते थे ये उठ जाता था गेम में। हमको पढ़ना नहीं है पर किताब के बीच में ही आ जाता है। एंड द गंगाज ऑफ द कोलार रीजन, ये वो अपने को लगता है ये कौन कैरेक्टर है बीच में। तो बता रहा हूं, तुम भी मत छेड़ना, इसकी अपनी एक कहानी। इसको लेकर अगर 3 लाइन में मुझे खत्म करना हो कि सर ऐसा नहीं, मतलब गंगा के बारे में कुछ बताओ, तो ऐसा है, दे रोज ड्यू टू ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ कोलार। मैसूर इनका मेन रीजन था, एंड इट इज द लैंड ग्रांट्स टू द जैन एंड टू द ब्राह्मण्स, जिसकी वजह से कोलार अपना एरिया ठीक ठाक, सॉरी गंगाज अपना एरिया ठीक ठाक बना के जिंदगी को जी पाए। तो इसीलिए फिलहाल अगर बात करें, मैं रेड मार्कर से इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं बोर्ड पे, सुनो। तो मेरे को ये एरिया नहीं छेड़ना है, ठीक है। एक और एरिया है जो नहीं छेड़ना है, वो है ये लेफ्ट वाला कडंबा का एरिया। थोड़ा सा एरिया नीचे भी ले सकते, ऊपर भी ले सकते आप लोग, मतलब अपनी भाषा में। जैसे ये कोंकण का एरिया है, तो कोंकण के एरिया में इनका एक कैपिटल है बानाउसी, और मुझे यहाँ के एक ही राजा के बारे में छोटी सी स्टोरी लिखी है, तो उसको लेकर बात करनी है। उस बंदे का नाम है मयूर शर्मन। मयूर शर्मा लिख दिया, मयूर शर्मा। क्या स्टोरी है सर इसकी? ऐसा है, इनका भी जंगली एरिया था, इनका भी ट्राइबल गेम ही चलता था, पर मयूर शर्मन इधर से निकल के बाकायदा शिक्षा प्राप्ति वगैरह करने के लिए अपने आप को यहां से लेकर कांची गया। कांची ले जाने के बाद वहां पर पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया से की, और कर लेने के बाद इसको वहां से निकाल दिया गया फॉर XYZ स्टेटस, स्टैचर एंड एवरीथिंग। उससे बदला की भावना में उसने बोला कि कुछ भी कर लूंगा मैं, पर मैं अपना एक पूरा एरिया बनाऊंगा, अपना राजा बन के तैयार हूंगा, और कुछ भी हो जाए पल्लवा को अपना एरिया नहीं लेने दूंगा। तो इसीलिए फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम द वेस्ट कोस्ट में जो बानव सी के इर्द गिर्द का जो रीजन है,
वो अगर आपके सामने एनसीईआरटी होगी तो एक जगह पर बानोसी लोकेशन आपको मिलेगा कोंकण कोस्ट पे, मिल रहा है। हाँ, तो बस फोटो होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पूरी तरह सही सिमिलर लोकेशन, उतना ही काम का हिस्ट्री में वो वाला रीजन ये लेकर रखेगा। इसकी लड़ाई है, ये भी कांची की तरफ देखता रहेगा। इसकी भी जिंदगी में एक इच्छा, किसी दिन सारे वो आए तो पूरा कांची ठोक दूंगा, फिर मैं वो एरिया ले लूंगा, ये वो। हमने कहा बेटा दो बड़े बड़े लोग लड़ रहे, तुम रिलैक्स करो, और वैसे भी तुम लड़ने लगोगे, एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री बढ़ जाएगा, बच्चों पर लोड आ जाएगा, रहने दो ना। तो इसने बोला ठीक है सर, अगर ऐसा है तो छोड़ देता हूं। तो इसलिए अपने को ये दो स्टोरी नहीं बात करनी है, पूरे टाइम बबाल किस चीज की करके सीखना है। बोर्ड पे देख, ये गया गोदावरी है ना, ये गया कृष्णा, ये इधर से गया कावेरी। अब ये नदियों के इर्द गिर्द का जो रीजन है, अपने को इसके बारे में बोर्ड पे देख, इसके बारे में, इसकी और इसके बीच की लड़ाई देखनी है। पूरे प्लॉट में क्या पढ़ाओगे सर? एक ही चीज, ये उसको मारता है, वो इसको मारता है, ये उसको मारता है, वो इसको मारता है, यही लड़ाई पढ़नी है। कितनी देर की है सर? 10 मिनट। बट एक 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 राजा करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे चालुक्य का कौन सा राजा ले रहे हो सर? मैं ले रहा हूं होल्ड, यहां देख, चालुक्य को गेम में सबसे पहला श्रेय देते हैं, और इसका जो राजा है पुलकेशीन, ठीक है, हाँ हाँ ठीक लिखा है, पुलकेशीन। इस बंदे का डेट भी लिख कर आया हूं, 609 से 642, ठीक है। इसको लेकर तारीफ में चालुक्य में काफी सारी बातें लिखी है। एक बंदा है, प्लीज बोर्ड पे देखते, रविकृति करके, उसने इसको लेकर एक अच्छा इयोलॉजी लिखा है, मतलब इनकी तारीफ में ये बड़ी बड़ी बात है, राजा जी ऐसे थे, राजा जी वैसे थे। उससे भी हमको पुलकेशीन के बारे में कुछ पता चलता है, पुलकेशीन के बारे में कुछ पता चलता है, और पल्लवा को जिस तरह भी इन्होंने मारा किया उसके बारे में भी पता चलता है। ऐसे ही मैंने पुलकेशीन से पूछा क्या इच्छा रखते हो? बोले सर मुझे, बोर्ड पे देखना, मुझे कैसे भी करके ना चालुक्य का कैपिटल कांचीपुरम चाहिए। का मतलब क्या है समझ रहे हो? ये पूरा मेरे को चाहिए, और मेरे को मेरा कैपिटल कांचीपुरम चाहिए। तो लगे गांव में कि मैं पल्लवा को हराया और पंड्या जैसा अपना कुछ बनाया। ठीक है भाई। तो इस बंदे ने उस टाइम पीरियड में पल्लवा के, मैं यहां लिख रहा हूं, इसने फर्स्ट अटैक किया, देखना, और वो जीत गया। सही है, बोर्ड पे देखते, मार्कर चेंज करता हूं। जब वो पल्लवा, बोर्ड पे देखना, इतना एरिया तो इसका है ना भाई, ऑलरेडी है ना। जब उसने कांचीपुरम को अटैक किया तो उन्होंने इसको नॉर्दर्न पार्ट दिया कि आप वो ले लीजिए। तो अगर नॉर्दर्न पार्ट दिया तो इसका एरिया बड़ा हो गया ना। तो अपने लोग जिस हिसाब से कुछ दिनों से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सातवाहाना जितना एरिया तो फर्स्ट अटैक के बाद इसका हुआ ना, नॉट बैड, ही वन। फिर जब उसको सेकंड अटैक उसने किया, बोर्ड पे देख, तो फिर से वो जीत गया, फिर से वो जीत गया। तो सेकंड अटैक में जब वो जीत गया ना, तो उसको ये कृष्णा गोदावरी का दोआब रीजन दिया। थर्ड में जीत जाता तो पूरा ही देना पड़ता, नहीं जीतेगा, बता रहा हूं खाली। तो जब इसको दूसरा रीजन दिया ना, बोर्ड पे देखना, तो इस बंदे ने, वो नामकरण का सिस्टम चलता है ना, अपना नाम लिख, तो ये वाला तो वातपी है ही, उसने इस एरिया को अपना नाम दिया वेंगी। और गांव में ये चर्चा हो गई कि चालुक्य वेंगी जीत गया। मैं बोर्ड पे लिख भी रहा हूं ताकि हमको बाद में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। सही है।
इसको यहां वेंगी मिला, ऐसे लिख रहा हूं कि इस वाले में इसको नॉर्थ रीजन मिला, सेकंड अटैक तक बढ़िया। जब इसने थर्ड अटैक किया ना तो ही लॉस्ट। तो बताओ अगर वो, अच्छा हारता किससे है वो भी काम का है स्टोरी में। ही लॉस्ट टू नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन की डेट भी लिख कर आया 630 से 668। तो स्टोरी तो बैठ रही होगी कि नरसिम्हा वर्मन कौन है। तो जब नरसिम्हा वर्मन जीत गया, चल मजा देखते हैं। जब नरसिम्हा वर्मन जीत गया पुलकशीन 2 से, तो उसने क्या लिया होगा? बोले जब जीत ही गए हैं तो जो तेरा है वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। सही है। तो इसीलिए नरसिम्हा वर्मन क्योंकि जीतता है तो इसीलिए वो खुद को एक टाइटल से सम्मानित करता है। वेंगी कोंडा या फिर वातपी कोंडा। कोंडा का मतलब होता है विक्ट्री। वो बंदा जो वातपी जीतता है या जो वेंगी जीतता है। स्टोरी का फ्लो आना चाहिए, सुनने में तो लगेगा, घर जाके बोल रहे थे क्या हुआ था, वो नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर आई एम डन विद दिस। सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अ लिटिल फास्टर। द स्टोरी स्टार्ट्स विद पुलकेशीन 2। फर्स्ट अटैक नॉर्थ मिलता है, सेकंड अटैक कृष्णा गोदावरी मिलता है, थर्ड अटैक हार जाता है, नरसिम्हा वर्मन को हारता है। तो स्वाभाविक सी बात है नरसिम्हा वर्मन को पूरा एरिया मिलता है। पूरा एरिया जब मिलता है तो नरसिम्हा वर्मन ही टाइटल लेगा ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों छोटे छोटे थे, पल्लवा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद चालुक्य थोड़ा बड़ा हुआ, फिर चालुक्य बड़ा, फिर चालुक्य हार के गेम खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि चालुक्य बचा ही नहीं था। तो अपने ड्रामेटिक फॉर्म में बोलते कि पूरा ले लिया। चालुक्य के पास उसका एरिया तो छोड़ेगा ना कि भाई अटैक में हार गया, अभी थोड़ा तो छोड़ के पंड्या ही बाकी चल रहा है तो चालुक्य भी चलेगा। बट चालुक्य बहुत छोटा हो गया था नरसिम्हा वर्मन के वक्त। थोड़ी देर बाद, इफ टुडे और प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर इफ परमिट्स, तब मैं बात करूंगा कि नरसिम्हा वर्मन ने अपने टाइम पीरियड में भारी मंदिर बनाए थे। अगर आपके सामने एनसीईआरटी पड़ी होगी तो आपको दिखेगा भी कि इधर ही कांचीपुरम बना हुआ है, इधर ही महाबलेश्वर है, महाबलीपुरम है। तो इन सब जगहों पर मंदिर तो बना सकता है ना, ही कैन अफोर्ड। और उसी टाइम पीरियड में हम एक और चीज देखेंगे कि सर मैं ही बात करूंगा आपसे, यहां वातपी जहां लिख रखा है वहां पर एक दो जगह है, अईहोल, पटाडिकल, हम बात करेंगे तो ऐसा लगेगा ये सब कौन सी जगह है जहां इतने बड़े बड़े मंदिर कैसे बन के तैयार है। आपको गूगल भी कराऊंगा, आप मंदिर का साइज देखोगे, एरिया देखोगे तो यूल बी लाइक ओ बाप रे इतने बड़े मंदिर। यू हैव टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट वो चालुक्य के टाइम पीरियड के मंदिर है, वही बनाएंगे। ये वाले पल्लवा के टाइम पीरियड के मंदिर है, वही बनाएंगे। अपने को एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो क्लियरली लिखा होता है पल्लवा, काट देना है। हमने पल्लवा को कैसे मंदिर दे देंगे? पल्लवा तो आई नहीं, पल्लवा को किस चीज का क्रेडिट देते हैं? संगम, सॉरी पंड्या को किस चीज का क्रेडिट देते? माय बैड। पंड्या को क्रेडिट देते लिखने का, पल्लवा को क्रेडिट देते हैं मंदिर बनाने का। चल लॉजिक, पल्लवा ही मंदिर क्यों बनाएगा? क्योंकि गुप्ता टाइम पीरियड जब नॉर्थ में पहली बार टेंपल आर्किटेक्चर लाएगा उसी के बाद तो कोई कॉपी करके साउथ में लाएगा ना। क्योंकि अगर साउथ में पहले लाया होता तो उसको क्रेडिट जाता। इन्हीं को तो पता चलेगा ना 600 एडी में मंदिर जैसा कुछ होता है, बनाया है वहां पर, कड़ा अपने ही बनाते हैं, बोला ऐसा बना। तो एक महाबलीपुरम, शोर टेम्पल, ये सब जितने भी है ये सब बन के तैयार होंगे। आफ्टर द गुप्ता ही तो मंदिर बनेगा। मेरी भी। सो नरसिम्हा वर्मन जीत गया और वो वाला एरिया तैयार हुआ। चालुक्य इतना इजीली हारने वाला था क्या? एक राजा चालुक्य का छोटा सा, काफी दिन तक, बोर्ड पे देख थोड़ा हिस्ट्री अप्रिशिएट करते हैं कि एक चालुक्य का राजा लेता हूं,
और उस राजा को पहले ही टाइम दे देता हूं 733 to 745। ठीक है, बंदे का नाम है विक्रमादित्य 2। हमने इससे पूछा, बोर्ड पे देखना, कि 668 तक नरसिम्हा वर्मन है। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, 668 तक नरसिम्हा वर्मन है, तो स्वाभाविक है इसके बाद एक और आया होगा। ये 733 तक आने तक अपने अगर टाइम पीरियड का गैप लेते हैं तो कितने साल का गैप है? 33 साल तो वहां तक का है, और यहां से लेकर और 30 साल का गैप ले, 60 साल का गैप है। ये तो क्लियर है कि 60 साल बाद ये विक्रमादित्य 2 आएगा। तुमको पता है 60 साल तक चालुक्य इतना ही रहा और पल्लवा ही गेम में बढ़ रहा था। मैंने इस विक्रमादित्य से पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो इन्होंने कहा कि वो मेरे दादा परदादा हुआ करते थे ना, उनको हरा दिया था। तो मैंने, तुम्हारे परदादा कौन थे? बोला, अरे पुलकेशीन 2। मैंने कहा हाँ बेटा, तो व्हाट्स द प्लान? तो इसने कहा सर पता है, मैं थोड़ा सा इंदौर गया, सॉरी उज्जैन गया, जैसे हमने चालुक्य को थोड़ा बड़ा कर लिया है। फिर तो इसी वजह से इसने टाइटल ले लिया है विक्रमादित्य का। हमने कहा बच्चों को कंफ्यूजन होती तुम्हारी वजह से, क्योंकि ये वो एरिया ऑक्यूपाई करता है, इसके अंदर वो महत्वाकांक्षा चल रही थी। इसने देखा, सर मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे बाप दादा कह गए कि बेटा तुम अगर सही चालुक्य हो तो कांचीपुरम लो। इसने 1, 2 और 3 बार कांचीपुरम अटैक किया। कांचीपुरम मैं यहां लिख रहा हूं, अटैक 1, 2, 3। कांचीपुरम अटैक किया। किताब कहता है दैट ही राउटेड द पल्लवास कंप्लीटली। वो कभी नहीं लौट पाए पल्लवा, और पूरे एरिया में चालुक्य का ही राज हो गया। ऐसा कहते कि इसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि इसने वातपी को कैपिटल छोड़ा, बोला उज्जैन रखो, अपने तो अब से कांचीपुरम ही रहेंगे। और कांचीपुरम शिफ्ट हो गए विक्रमादित्य। और क्योंकि फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, तो फ्यूडल सिस्टम में इस वाली जगह पर एक फ्यूडल को बिठा कर गए, राष्ट्रकूटा को, कि तू बैठ, आज से तेरा भाई कांचीपुरम बैठेगा। बोले सर बैठिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे संभाल लेंगे। जैसे ही वो कांचीपुरम गया, राष्ट्रकूटा ने 757 में, बोर्ड पे दिख के समझ आ रहा होगा, 745 इसका है, 757 एडी है। इधर से गांव को लग रहा था कि चालुक्य का इतना बड़ा है, तो उसने राष्ट्रकूटा ने ये मिटाया और बोला आज के बाद ये मेरा है। तो लोग बोले हमको मिलना है चालुक्य से, बोला उसके कैपिटल जाओ ना, हमको क्या काम है। तो ये जो चालुक्य पल्लवा चालुक्य राष्ट्रकूटा का जो स्टोरी है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एक बार खाली लिखना पड़ता है अपने को, अटैक 1, अटैक 2, अटैक 3, ये गया वो आया, बट दैट्स हाउ द स्टोरी हैज बीन। तो वो तो याद तो करना ही पड़ेगा भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, हम तो खाली मार गए उस बात को समझाने के लिए। बट दैट्स हाउ द हिस्ट्री कंटिन्यूअसली वाज गोइंग अप एंड डाउन ड्यूरिंग दीज 2 किंगडम्स। जैसे अगर बहुत डिटेल में पढ़ाना होता है, मान ले एनसीईआरटी के ऊपर पढ़ाने की इच्छा होती है, तो क्या करते थे पहले हम लोग भी, चालुक्य का एक राजा लिखता था, एक छोटी बड़ी लड़ाई लिखाता था, फिर यहां पर पल्लवा का राजा लिखता था, फिर छोटी बड़ी लड़ाई। कोई मतलब नहीं है उस बात का। स्टोरी में भी, इन स्टोरीज पे भी क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, बट क्या है कि ये पल्लवा, पंड्या, चेरा, चोला, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, ये वर्ड्स आते हैं ऑप्शन में एग्जाम में, टेम्पल आर्किटेक्चर में। तो ये नहीं होना चाहिए कि अपने को यही नहीं पता चल रहा है कि कब का था यार ये चालुक्य, कहां बैठता था, ये राष्ट्रकूटा कहां का है, तो उतना तो आइडिया होना चाहिए अपने को बेसिकली। तो इसीलिए इस बात को समझना समझाना जरूरी था। ये एक स्टोरी पार्ट है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, कैसे था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कहता था टेम्पल को लेकर क्या क्या था, रिलीजन को लेकर क्या क्या था, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट ये इनका एक बेसिक स्टोरी है। फेयर? ओके, थैंक यू।